जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो मेंस स्टडी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको एक मेंस के क्वेश्चन के द्वारा आपको हमें जो लगता है, हमारी जो टीम को लगता है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कैसे आपने उसको मेंस राइटिंग करनी है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा कॉन्सेप्ट के द्वारा, उसके बाद हम देखेंगे उसमें कैसे हमने मेंस राइटिंग करनी है, राइट। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। देखिएगा कैसे। देखिए क्वेश्चन है कि इस सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर सिनोनिम फॉर द फेडरेशन। एक्सप्लेन। हिंदी में देखते हैं, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत उल्लिखित शक्ति का पृथक्करण संघ का पर्याय है? व्याख्या करनी है। यानी कि जब भी आप अपना संविधान पढ़ेंगे तो जब आप उसके आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 में देखेंगे, वहां पर एक शब्द मिलेगा आपको जिसे हम हिंदी में कहते हैं पृथक्करण और इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है? क्या ये एक संघवाद जो होता है या संघीय ढांचा होता है या जिसे आप फेडरेशन कहते हैं या फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या ये समान है? क्या ये सिनोनिम है? क्या ये पर्यायवाची है? ये हमें देखना है, राइट। देखिए इसको जानने से पहले हमें ये देखना है कि असल में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो होता क्या है, राइट। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक हमारे फिलोसोफर हैं मोंटेस्क्यू, फ्रांस के थे ये मोंटेस्क्यू, एक बात कहते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने मोंटेस्क्यू की जो कोट ली है वो क्यों ली है, एक इंटेंशनली ली है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कोट हमें अभी आगे समझ में आएगी, यानी कि इन्हीं से संबंधित कुछ बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इनकी एक कोट देख लेते हैं, लाइन देख लेते हैं। कितनी बढ़िया लाइन इन्होंने कही है कि यूजलेस लॉस वीकन नेसेसरी लॉस, यानी कि जो ऐसी विधि होती है जिनकी उतनी जरूरत नहीं है, अगर वो आज भी अस्तित्व में है तो जो विधि है, जो अच्छी विधि है, जो अच्छे कानून है, उनके लिए वो डेंजरस होती है, राइट। तो कितनी बढ़िया बात है। तो आपको दिखता होगा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है, वो लॉ कमीशन को निर्देश देती है कि आपने क्या करना है, जो ऐसी विधि है, ऐसे कानून है जो निरर्थक है आज के समय में, उनको हटाया जाए, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा, तो यहां पर हम स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 हम देखेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि पृथक्करण क्या होता है शक्ति का, वो हमने देखना है। तो इसको हम पूरी तरह समझेंगे। ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं एक जो बड़ा सिद्धांत है उसका वो एक भाग है, राइट। तो इसको हम पूरी तरह समझेंगे। तो इसमें कौन सी अप्रोच रखेंगे हम? होलिस्टिक, यानी कि इसको पूरी तरह समझा जाएगा। सेकंड, हम कोशिश करेंगे जितने भी अब सिद्धांत देखेंगे उसको जो हमारा वास्तविकता होती है, वास्तविकता से जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिंकिंग करेंगे, राइट, वास्तविकता से, क्योंकि असली ज्ञान वही होता है जब आप किताबी नॉलेज लेते हैं फिर उसको वास्तविकता से जोड़ते हैं, तो वही आपका अच्छा ज्ञान होता है और वही आपकी अच्छी मीन्स राइटिंग होती है, राइट। तो यहां पर हमने सिर्फ इसको 2 ही पैमानों में देखना है और एक बढ़िया सा आंसर राइटिंग करनी है, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस यानी कि अंतर है, कुछ सिद्धांतों में अंतर है, कुछ जो शब्द आपको दिखेंगे उनमें अंतर है। और वो शब्द क्या है? वो शब्द हैं 3 में विभाजित, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक है डिवीजन ऑफ पावर, पहला है डिवीजन ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं हिंदी में शक्ति का विभाजन। एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि है शक्ति का वितरण, और तीसरा है आपका सेपरेशन ऑफ पावर जो आपको अनुच्छेद 50 में दिखता है, यह है शक्ति का पृथक्करण। तो देखिए ये तीनों ज्यादातर मुख्यतः एक ही लगते हैं, पर ये आम नागरिक जो होते हैं उनके लिए है, राइट। परंतु हम जो अपने विषय में निपुण हैं, क्योंकि तभी हम मीन्स राइटिंग कर पा रहे हैं, वी मस्ट हैव सम एक्सपर्टीज, राइट, फॉर राइटिंग द मीन्स राइटिंग। तो हमें इन सिद्धांतों में, ये जो 3 सिद्धांत आपको दिख रहे हैं, इनके अंतर जानना जरूरी है, तभी तो आप जो पूछा गया प्रश्न है उसका आंसर दे पाएंगे, राइट। चलिए
अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इसमें जो भी अंतर है उसको समझेंगे और उससे संबंधित जो उदाहरण है जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है वो हम समझेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं, पहला है डिवीजन ऑफ पावर। तो शुरुआत करते हैं डिवीजन ऑफ पावर से। तो आपको दिख रहा होगा, तो देखिए जो डिवीजन ऑफ पावर है यानी कि जो आपका शक्ति का विभाजन है वो एक मूल सिद्धांत है किसके लिए, आपके संघीय ढांचे के लिए, यानी कि फेडरेशन के लिए ये एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब होता है मूल, राइट। जीवन के लिए अगर एक उदाहरण से समझाऊं मैं आपको, जीने के लिए एक ऑक्सीजन फंडामेंटल है। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जीवन नहीं जी सकते। वहीं पर मैं बोलूं डायमंड जीने के लिए एक फंडामेंटल यानी कि मूल नहीं होता है, यानी कि बिना डायमंड के भी आप जी सकते हैं। तो यहां पर शब्द मूल लगा हुआ है, तो आपने ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो संघीय ढांचा है अगर वहां पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा तो जो संघीय यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारा वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये बात याद रखनी है। अब देखिए जो डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, आप जानते हैं आपकी जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 शेड्यूल 7, वहां पर आपको दिखता है डिवीजन ऑफ पावर। कैसे? एक आपको दिखती है केंद्र सूची, फिर दिखती है राज्य सूची, फिर दिखती है समवर्ती सूची। केंद्र में केंद्र कानून बनाता है, राज्य में राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है, परंतु दबदबा समवर्ती सूची में केंद्र का ज्यादा रहता है क्योंकि संख्या ज्यादा है, राइट। वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन शेड्यूल 7, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट। इन सेंटर मेक्स द लॉ, इन स्टेट्स मेक्स द लॉ, and in concurrent both center and state they make the laws, but the monopoly is of center with respect to concurrent, right। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल आपको मिलता है आपके संविधान में, वो उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है आपका लाइव, वो है शेड्यूल 7। इसीलिए शेड्यूल 7 को रखा है जिससे कि हमारे वहां डिवीजन ऑफ पावर बना रहे, जिससे हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक संरचना है, वो एक संघीय संरचना रहे। तो मुझे उम्मीद है आप जो शक्ति का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है, वो समझ चुके होंगे। अनुसूची 7 संविधान में रखी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब है आपका सत्ता, यानी कि कहीं ना कहीं जो शक्ति है, सत्ता बोले या शक्ति बोले एक ही बात है, शक्ति का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो क्या होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या, ये फंडामेंटल है किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके लिए मूल है, लोकतंत्र के लिए। जो डिवीजन था जो पहले पढ़ा था वो संघीय ढांचे के लिए। तो यहां पर देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, इसका एक उदाहरण आप देखिए, आपको राइट साइड दिख रहा होगा, जहां पर हम क्या करते हैं, एक विधायिका बना देते हैं, एक कार्यपालिका बना देते हैं, और एक क्या बना देते हैं, न्यायपालिका, और इनकी शक्तियों का विभाजन कर देते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कानून बनाने का जिसको हक है, जो अधिकार है, वो है विधायिका के पास। कानून को लागू करने का जो अधिकार है वो है कार्यपालिका के पास। और कानून में कोई गड़बड़ी है, उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें जो प्रक्रिया है वो नहीं मानी गई है, तो ये सारी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, न्यायपालिका। तो ये आप जानते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको याद रखेंगे, द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को जीवित करने के लिए मूल है, इसके बिना लोकतंत्र नहीं आएगा। कैसे? इमेजिन करिए लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र जैसे कि आप जानते हैं लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, बिल्कुल सही है, पर लोकतंत्र में अधिकारों और शक्तियों का ज्यादा तालमेल होता है। ऐसा नहीं कि अब तानाशाही को लीजिए, तानाशाही में आपको दिखेगा केवल अधिकारों में सीमा होती है, शक्ति में सीमा नहीं होती, यानी कि जो तानाशाह होता है उसके पास असीमित शक्ति होती है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करता है क्योंकि वहां पर अधिकार सीमित है। पर लोकतंत्र में क्या होता है, अधिकार और शक्ति दोनों में सीमा होती है, बैलेंस होता है लोकतंत्र में। अब ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, बैलेंस ऐसे ही तो मेंटेन होगा जब एक दूसरे को कोई चेक करेगा, एक दूसरे को चेक करेंगे, राइट। यानी कि कार्य का विभाजन कर दिया जाएगा, लोग अपना अपना काम करेंगे, कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, और न्यायपालिका जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो अपना काम करेगी, राइट।
तो इसी वजह से लोकतंत्र जीवित है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। आपको लगता है कि आपके किसी मित्र को, आपके भाई को, किसी को भी उठा दिया गया है राज्य द्वारा, पुलिस आई उठा के ले गई, राइट? तो आपके पास अधिकार है, आप सीधे न्यायपालिका जा सकते हैं और न्यायपालिका पूछ सकती है, हैबियस कॉर्पस के रिट डाल के पूछ सकती है कि जिसको आपने उठाया है, क्या आपने एक कानून की प्रक्रिया द्वारा उसको उठाया या ऐसे उठा लिया? अगर ऐसे उठाया तो वापस करो, राइट? तो देख रहे हैं आप कि अगर पुलिस वालों के पास ही न्यायपालिका वाली शक्ति भी दे देंगे तो आप कहां जाएंगे? तो इसीलिए लोकतंत्र को मजबूती देता है ये। इसके बिना तो लोकतंत्र क्या होगा, आगे चलकर खत्म हो जाएगा, तानाशाही बन जाएगी, राइट? तो ये बात याद रखेंगे। इसलिए इसका उदाहरण आपको क्या दिखता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये अलग अलग है, राइट? ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब थर्ड है आपका शक्ति का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने कहा था आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 50 में, राइट? अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर को आप इससे थोड़ा जोड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को बिल्कुल अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो शक्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु यहां पर देखेंगे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें क्या किया गया है, उसमें किया गया है कि शक्तियों का भी विभाजन किया गया है, शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। अब सर ये तो कहीं ना कहीं हमें स्लाइड नंबर 2 के जैसा ही लग रहा है, जो पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, तो एक सा ही लग रहा है, राइट? अभी इसकी मैं जब तुलना करूंगा तो आपको अलग दिखेगा। पहले हम स्लाइड नंबर 3 को समझ लेते हैं, राइट? ये जो सिद्धांत है ये एक मूल है किसके लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए ये आजादी है। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता, यानी कि भारत कहता है हम स्वतंत्र हैं, भारत का नागरिक जो है वो स्वतंत्र है, चाहे वो अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य स्वतंत्र कैसे है, यानी कि देश हमारा स्वतंत्र कैसे है, वो अपने आप को सोवरेन कहता है, सोवरेन, संप्रभुता, यानी कि हमारे चाहे अंदरूनी मुद्दे हो या बाहरी मुद्दे हैं, भारत स्वतंत्र है कोई भी फैसला लेने के लिए पूरी तरह। और वहीं अगर भारतीयों की बात करूं तो भारत, यानी कि लोगों की बात करूं तो लोग जो है वो सोवरेन तो नहीं होते हैं, लोगों के लिए सोवरेन नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा घातक हो जाएगा अगर आपको एकदम स्वतंत्र कर दें। आप तो किसी का मर्डर कर देंगे, राइट? क्योंकि आप तो नहीं स्वतंत्र हो। तो जो लोगों की स्वतंत्रता होती है वो नैतिकता के आधार पर होती है, राइट? तो लोगों की स्वतंत्रता कैसे होती है, नैतिकता के आधार पर, यानी कि एक सीमा होती है कि समाज असभ्य ना रहे, सभ्य समाज रहे। तो ये बात याद रखेंगे, स्वतंत्रता के दो पैमाने होते हैं, एक राज्य स्तर पे जहां पर हम संप्रभुता लगाते हैं, और एक लोगों के स्तर पर जहां हम संप्रभुता नहीं लगाते हैं। स्वतंत्रता होती है परंतु पूरी नहीं होती। अब मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी, और उदाहरण इसका देख लेते हैं। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो क्या होगा, एनार्की, यानी कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मानने लग जाएंगे। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, राइट? और इसका जो उदाहरण है वो है अनुच्छेद 50, आप जानते ही हैं, और एक सीआरपीसी। देखिए, सीआरपीसी जो होता है वो निकला आईपीसी से ही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले एक तुलना कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में। अब मैं एक तुलना कर रहा हूं, एक तरफ है, एक सेकेंड, एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और एक तरफ है सेपरेशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से हमें 3 मिले हैं, 3 शाखाएं मिली हैं। एक है आपकी एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, एक है लेजिस्लेटिव, जिसे हम विधायिका कहते हैं, और एक है जुडिशियल, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, राइट? अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसके हिसाब से तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अलग अलग होंगे। अब इसको एक उदाहरण से देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप घर में 2 भाई हैं या 2 बहन हैं। उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूं आप जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है वह एक भाई और एक बहन है। आपके पिताजी ने आपको कहा है कि भैया ऐसा है, जो बाजार से जो भी सामान लाया जाएगा वो मेरा लड़का लाएगा, यानी कि आप, और जो घर के काम होंगे वो एक लड़की करेगी, यानी कि आपकी सिस्टर, राइट? एक उदाहरण है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने के लिए। तो देखा, डिवीजन ऑफ पावर हो गया। अब इसमें भी एक प्रश्न आता है कि आपकी बहन कहेगी अब मैं बाजार से कोई भी सामान लाती हूँ, क्या उसको लाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मतलब मैं खुद ही निर्धारित कर सकती हूँ, या वो भी मुझे अपने पिताजी से या भाई से पूछना पड़ेगा? यानी कि विभाजन के बाद भी प्रश्न आता है, कितना आप स्वतंत्र हैं, कितना आप स्वतंत्र हैं? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है आपके काम के लिए, क्योंकि आपका विवेक तभी काम करता है। अब जैसे आपकी सिस्टर है जो घर के काम करेगी, राइट? तो मान लेते हैं अब वो घर का वो जाती है मैनेजमेंट, राइट? किचन में कितना सामान है या नहीं है।
अगर मानते हैं किचन में एक दाल कम है और एक दाल ज्यादा है, तो वो कोशिश करेगी जो ज्यादा दाल है उसको बना ले। यानी कि ये निर्धारण, ये डिसीजन लेने में आपकी बहन स्वतंत्र है, राइट। तो यहां पर जो सेपरेशन बात करता है वो ही स्वतंत्रता, यानी कि कितने आप स्वतंत्र हैं। यानी कि ये जो 3 ब्रांच है आपकी, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका और जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका, कितनी स्वतंत्र है, क्योंकि अपने अपने डोमेन में इनको काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण में देता हूं आपको, 99th अमेंडमेंट जो बात करता है एनजेसी की, जिसे कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, असंवैधानिक घोषित किया है। परंतु आप देखिए एनजेएसी जो था, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो एक विधायिका द्वारा बनाया गया था, तो विधायिका स्वतंत्र थी ना, उसने बनाया, तभी तो बना पाई वो। उसने किसी न्यायपालिका से नहीं पूछा मैं बना सकती हूँ नहीं बना सकती, या कार्यपालिका से नहीं पूछा मैं बना सकती हूँ। वो अपने डोमेन में यानी कि कानून बनाने में स्वतंत्र है। जब वो कानून बन गया, अब जब ये देखा गया ये तो गलत है, ये कहीं ना कहीं जो मूल ढांचा है डिवीजन ऑफ पावर उसके विरुद्ध जा रहा है, तो वहीं पर जो न्यायपालिका है उसने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि वो अपने स्तर पे स्वतंत्र है। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे कि अपने स्तर पे स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, तब ये काम अच्छा होता है, राइट। इसीलिए इसको कहा है कि स्वतंत्रता के लिए ये बहुत जरूरी है। जब अपने अपने स्तर पे काम करेंगे तो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल सही मेंटेन रहेगा, वहां पर एनार्की नहीं फैलेगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। और जो स्वतंत्रता की जो पहली डिमांड होती है कि लोग अपने अधिकार आराम से जी पाएंगे, राइट। तो ये होता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो सीआरपीसी वाली बात है मैं आपको बता देता हूँ। सीआरपीसी में ऐसा था, एक सेकेंड, देखिए ऐसा था, पहले सब कुछ नियम लिखे थे, आईपीसी में लिखे थे, तो वहां पर से क्या था, जो क्रिमिनल सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो था, यानी कि जो प्रोसीजर जो था उसको हटा दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। इसीलिए आप क्या समझते हैं, अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी ज्यादातर, आईपीसी में आपको पता है दंड के प्रावधान लिखे होते हैं, पनिशमेंट क्या होगी, कैसे क्या होगी, कोई चोरी करेगा तो उसको 7 वर्ष का कारावास, इस तरह की बात है। किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा उसको, उस तरह की बात है, राइट। तो ये दंड के प्रावधान आईपीसी में लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो पिक्चर पे आती है वो आती है न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका के पास ये अधिकार है। वहीं पर अगर बात करूं सीआरपीसी यानी जैसे प्रोसीजर है, वहां पर एग्जीक्यूटिव काम करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि आपके पुलिस, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, जो आप बनने वाले हैं बहुत जल्द, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं सीआरपीसी की, इनको धारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन्हें प्रक्रिया निभानी है। पुलिस किसी को ऐसा थोड़ा, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, एक प्रक्रिया को फॉलो कर सकती है कि भैया महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला साथ होनी चाहिए, ये सब सीआरपीसी में लिखा हुआ। परंतु पुलिस ये डिसाइड नहीं कर सकती इसको फांसी दे, इसको बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ सीआरपीसी का इस्तेमाल कर सकती है एग्जीक्यूटिव। डीएम साहब जो होते हैं, धारा 144 आपने देखा होगा, वो सीआरपीसी की धारा होती है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये है आपका जो सीआरपीसी 1973 से अलग कर दिया गया, तो 1973 से आपके पास एक नया आया है सीआरपीसी, राइट। तो इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, राइट, जो अनुच्छेद 50 में लिखा है। तो देखिए यहां तक आपने समझ गए होंगे कि जो 3 बातें हमने देखी हैं, यहां आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, जो 3 सिद्धांत है आपका, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने आपको बताया एक बार, राइट। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें जो हमारी मेंस राइटिंग करनी है सर, वो कैसे करेंगे। देखिए इसमें साधारण सा क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछा था कि क्या ये, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो अनुच्छेद 50 में दिया है, क्या ये एक पर्यायवाची शब्द था संघवाद का? हाँ, संघवाद का पर्यायवाची शब्द एक तरीके से था, एक तरीके से नहीं था, क्योंकि 3 में विभाजित है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए, ये 3 असल में संघवाद जो है, अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा वो इन तीनों का आमतौर पर जनरली संघवाद कह देगा, राइट। आप में से कितने होंगे जो पहले इसको संघवाद ही जानते होंगे, परंतु ये एक संघवाद के भाग है। यानी कि अगर संघवाद का 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, यानी कि एक तरह से पर्यायवाची हो सकता है, क्योंकि कुछ शब्द दिखाता है, कुछ जो उसकी मीनिंग होती है वो दिखाता है, पर पूरी तरह नहीं दिखाता। तो मेंस राइटिंग में हम कैसे कोट करेंगे, देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपने ये लिखना है सबसे पहले इंट्रो। अब बहुत सारे मैंने देखा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट में पूछ रहे हैं क्या सर हमें इंट्रो लिखना होता है? नहीं, इंट्रो लिखना नहीं है आपने, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, ये आपने नहीं लिखना है, ये बात याद रखेंगे, राइट। तो ध्यान देंगे, तो इंट्रो में आपने लिखना है कि
आपने जो 3 सिद्धांत मैंने आपको दिए हैं, जो है डिवीजन ऑफ पावर, उसको एक पैरा में समझा देना है, दूसरे पैरा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो समझा देना है, तीसरे में सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा कहा इंट्रो शॉर्ट होना चाहिए, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंट्रो में आप एक से ज्यादा पैरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कभी हमें एक से ज्यादा पैरा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो यहां पर आपने इंट्रो दिखा दिया, राइट। अब बॉडी में जो बॉडी है, वहां पर आपने क्या करना है, इसको वास्तविकता से जोड़ देना है। जैसे सेपरेशन वाला मैंने बताया था आपको, सेपरेशन वाले को आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं अनुच्छेद 50 में दिखता है, अनुच्छेद 50 में दिखता है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है, और जो न्यायपालिका है उसको बिल्कुल अलग रखा जाए। और कहीं ना कहीं 1973, क्योंकि अनुच्छेद 50 किसी संशोधन से तो नहीं जुड़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि जब संविधान हमारा बन रहा था 1946 से 1949, 1946 टिल 1949, तो हम कह सकते हैं इसी बीच ये बात रखी होगी जिन्होंने संविधान बनाया। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं 1973 में हमने सीआरपीसी बनाया, राइट, सीआरपीसी बनाया, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं लागू किया गया, राइट। डिवीजन ऑफ पावर, इसी तरह से डिवीजन ऑफ पावर जो भी मैंने उसके सिद्धांत आपको बताया, रियलिटी में डिवीजन ऑफ पावर आप जानते हैं, राज्य और केंद्र के बीच अनुसूची 7, वैसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, ये सब, राइट। तो ये आपने लिख देना है। और अंत में आप क्या लिखेंगे, अंत में जो कंक्लूजन देंगे, जो कंक्लूजन आप देंगे अंत में, अब कंक्लूजन भी लिखेंगे नहीं, ठीक है, बस इसको अलग अलग पैरा से होता है। जो अंत में आप देंगे, स्टार्टिंग में आप माफ कीजिएगा, लास्ट में आप देंगे एट लास्ट, इंग्लिश वाले लिखेंगे एट लास्ट, और लास्ट जो आपके जो हिंदी वाले हैं वो लिखते हैं अंत में, अंत में हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये सिनोनिम्स है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, परंतु यह शब्द पूरी तरह संवाद को नहीं दर्शाता है, क्योंकि संवाद को दर्शाने के लिए अन्य जो 2 शब्द हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। यानी कि आपने मीन्स राइटिंग में 3 के 3 समझा दिए, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन, तो एक ही पूरी तरह नहीं दर्शाता है, बाकी 2 की भी जरूरत है। तो ये आपके मीन्स राइटिंग। अब सोचिए, मुझे उम्मीद है आपको सुन के अच्छा लगा हो, तो देखिए जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपने मीन्स राइटिंग करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, अब जो मैंने स्टार्टिंग में कोड दिया था आपको मोंटेस्क्यू का, जो एक फ्रेंच के फिलोसोफर है, वो मैंने बोला था कि उसे मैं लिंक करूंगा। तो देखिए ऐसा है, जो आर्टिकल 50 है उसमें जो बात कही गई है कि सेपरेशन होना चाहिए, तो यही बात उठाई गई है मोंटेस्क्यू के द्वारा, क्योंकि मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था कि एक सेपरेशन ऑफ पावर जरूर होना चाहिए शाखाओं के बीच में, जिससे कि स्वतंत्रता बनी रहे। तो ये बात उठाई गई किसकी, मोंटेस्क्यू की, आर्टिकल 50 में। तो देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए आपका टीओ रेडियो का पेपर नजदीक है, तो यहीं पर से मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है, राइट। तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को चेक जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो 3 के 3 पेपर की टेस्ट सीरीज बिल्कुल रेडी है और बहुत एक्सपीरियंस बेस की बनाई गई है। तो आपने 3 के 3 परचेस करनी है। पर्सनली तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप इंडिविजुअली भी कोई खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यानी कि विकल्प आपके पास है। तो इंडिविजुअली अगर आप खरीदते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999, और तीनों को साथ खरीदते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें आपको मिलेगा गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन, जो 1 to 8 का जो डिस्कशन है, जहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो घबरा रहे हैं, उसमें आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और बहुत जल्द हम जो अकाउंट सेक्शन है आपका, जो ऑडिट वाला पार्ट है, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन भी लाने वाले हैं, राइट। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह, राइट। वो प्लानिंग हमारी चल रही है, सो डोंट वरी, बस हमारे साथ आपने जुड़ के रहना है, हम पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। और देखिए जब तक आप मीन्स राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी मीन्स राइटिंग अच्छी नहीं होगी। कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप लिख नहीं पाते तो आप नहीं लिख पाएंगे अच्छा मीन्स। और मीन्स राइटिंग इज अ स्किल, और स्किल कैसे आती है, बाय रेपिटेशन, यानी कि जितना आप रिवीजन लिखते रहेंगे अपने आप आपको मीन्स राइटिंग आ जाएगी, क्योंकि स्किल ऐसे ही बनता है, राइट। और मीन्स राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ स्किल, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मोहित राठी जी की कॉपी है। अब देखिए गोयला क्लासेस की तरफ से उनको 72 आउट ऑफ 100 यानी कि 70% मिले हैं, और 70% मिलके आज देखिए कहाँ सेलेक्ट हो गए, AETO में। तो आप इमेजिन करिए आपको 90% मिलते हैं तो आप कहाँ सेलेक्ट हो गए, राइट।
और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपने जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी डेली अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक पहुंचाई जाती है, तो इसे आपने जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। जो भी हमारी मैगजीन्स होती है वो हम यहाँ अपलोड कर देते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।